हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का जो यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो उन लोग के कॉमर्स के भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। जो कॉमर्स के जो सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी है, ऑडिटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इनकम टैक्स है, इनसे रिलेटेड आप लोग के एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं आप लोगों को इन सब की तैयारी कराऊंगी, जिससे कि जो भी क्वेश्चंस आप लोग के आते हैं आप आसानी से उसे सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आपकी प्रैक्टिस सेट्स जो होंगे वो आएंगे। ये पहला प्रैक्टिस सेट है, इसी तरह और भी प्रैक्टिस सेट्स आप लोग के आएंगे, जिसमें जो कॉमर्स है सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी आप लोग की आसानी से हो जाएगी। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहले जो उसमें हम स्टार्ट करते हैं, तो पहला पॉइंट अकाउंटेंसी में जो दे रखा था आप लोगों का, व्यापारिक खाते, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो पहला आप लोग का क्वेश्चन इसमें क्या होगा, व्यापारिक खाते से पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट डिस्क्लोजेस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो व्यापारिक खाता होता है, ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है, या जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमें क्या दिखाता है। सकल लाभ दिखाएगा, शुद्ध लाभ दिखाएगा, शुद्ध हानि, सकल लाभ या सकल हानि। तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट से या व्यापारिक खाते से हमें क्या पता चलता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से या तो हमें पता चलेगा सकल लाभ या फिर सकल हानि। अगर हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, तो ग्रॉस लॉस पता चलता है। अगर लाभ हो रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। जो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि होती है वो हमें किससे पता चलती है, वो पता चलती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता चलता है। आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा तो उसमें क्या चीज़ें आती हैं, जो परचेज किया होता है, जो ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, जो सेल्स हैं, ये सब चीज़ें दे रखी होती हैं। जो भी चीज़ें आपकी, जो प्रोडक्ट आप बना रहे होते हैं, उससे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो दिखाए जाएंगे, वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाते हैं। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ व्यापारिक खाते से हमें क्या पता चलेगा, सकल लाभ या फिर सकल हानि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष व्यय दर्ज किए जाते हैं या फिर दिखाए जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एंटर्ड इन। अब इससे पहले के क्वेश्चन में हमने बात कर ली थी कि जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि किसी प्रोडक्ट को डायरेक्टली बनाने से जुड़े होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि फॉर्मेट में कुछ चीज़ हम लोग को नहीं याद आ रही होती है, या कभी एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है कि जो पॉइंट दे रखा है वो क्या है। तो इस तरह से देखा करिए कि जो भी एक्सपेंस दे रखा है वो डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट होगा तो वो ट्रेडिंग में चला जाएगा, और इनडायरेक्ट होगा तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो प्रत्यक्ष व्यय कहाँ दिखाए जाएंगे, दिखाए जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याति है, गुडविल इज ए इंटैंगिबल एसेट, करेंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट, नन ऑफ दीज। अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, करेंट होती हैं, टैंगिबल होती हैं, इंटैंगिबल होती हैं, कई तरह की दे रखी होती हैं। तो वहाँ पर पूछ रहा है, जो गुडविल होती है, हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहाँ पर गुडविल को भी दिखाते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन भी किया जाता है। कैसे किया जाता है, उसके कुछ मेथड्स होते हैं आपके। एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, एन्युटी मेथड होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है। साथ ही कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा गुडविल के बारे में। तो गुडविल किस तरह की संपत्ति है, हम दिखाते तो हैं अपनी बैलेंस शीट में, लेकिन क्या हम उसे देख सकते हैं, हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो होती है, उसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो गुडविल किस तरह की संपत्ति हो जाएगी, अमूर्त संपत्ति, इंटैंगिबल एसेट है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द वित्तीय विवरण में शामिल हैं, द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर्स। आपको बताना है कि अगर हम बात कर रहे हैं वित्तीय विवरण शब्द की, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, नन। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो शब्द वित्तीय विवरण है उसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाएगा, कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो जब हम बात वित्तीय विवरण की करते हैं, तो एक ऐसे अकाउंट से ऐसी चीज़ें जो कि हमारे व्यवसाय के बिजनेस की सही स्थिति को दर्शाती हैं। तो उससे किससे पता चलता है, हमें लाभ हानि विवरण और बैलेंस शीट से पता चलता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ हानि खाते को और क्या कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस, स्टेटमेंट ऑफ इनकम, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो लाभ हानि खाता होता है उसे और किस नाम से जाना जाता है और क्या कहा जाता है। संचालन का विवरण, आय का विवरण, संपत्ति का विवरण, ये सभी। तो लाभ हानि खाते को या लाभ हानि की तरह ही जो खाता बनाया जाता है वो हो जाता है आपका आय का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ इनकम। तो लाभ हानि खाते को क्या कहा जाता है, आय का विवरण कहा जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कंपनी के आय और व्यय को किस विवरणी में प्रदर्शित किया जाता है? द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ ए कंपनी आर डिस्प्लेड इन विच स्टेटमेंट? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कोई कंपनी है तो उसका जो भी आय हो रही है, जो भी उसके व्यय हो रहे हैं, उसको हम कहाँ पर दिखाते हैं? बैलेंस शीट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में, नन ऑफ द अबव। तो उसे हम दिखाते हैं आय विवरण में, इनकम स्टेटमेंट में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तारित लेखांकन समीकरण का प्रयोग किस विवरण द्वारा किया जाता है? द एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन इज यूज्ड बाय विच स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो लेखांकन समीकरण होते हैं, आपने पढ़े होंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में, कौन सी हो जाएंगी? स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, संपत्तियां हैं एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, और एसेट माइनस कैपिटल माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू जीरो। तो ये चार आपकी इक्वेशंस है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कोई भी कि एसेट इज इक्वल टू करके दे देगा या फिर एसेट माइनस कैपिटल दे देगा, आपको बताना होगा कि क्या होगा। तो इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि ये लेखांकन समीकरण कहाँ पर या किस विवरण में प्रयोग किए जाएंगे? नकदी प्रवाह विवरण, बैलेंस शीट, आय विवरण, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रयोग किया जाता है किसमें? बैलेंस शीट में, आर्थिक चिट्ठा जिसे बोला जाता है उसमें। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पावधि में चुकाने के लिए जिस प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? द काइंड ऑफ डेप्ट विच आर नीडेड टू बी रिपेड इन ए शॉर्ट टर्म इज नोन एज फिक्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज, डिप्रिसिएटिंग एसेट, इंटेंगिबल एसेट। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शॉर्ट टर्म की बात यहाँ पर हो रही है कि शॉर्ट टर्म में हमें जिन ऋणों को चुकाना होता है तो वो क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएंगे आपके चालू दायित्व यानी कि करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आपकी दो तरह की हो जाएंगी, एक होती है लॉन्ग टर्म और दूसरी होती है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में आपके डिबेंचर्स वगैरह आ जाते हैं और शॉर्ट टर्म में हो जाता है हमारा करंट लायबिलिटी जिसे कहते हैं। तो उसमें आपका आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट होते हैं, बिल्स पेएबल होते हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन बी, करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दीर्घकालीन संपत्तियां कौन सी हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता? व्हाट आर द लॉन्ग टर्म एसेट्स विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सिस्टेंस? इंटेंगिबल एसेट, टेंगिबल एसेट, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट कौन सी होती हैं? शॉर्ट टर्म में आपकी करंट आ जाती हैं, करंट एसेट, और लॉन्ग टर्म में हो जाती है फिक्स्ड एसेट। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसी दीर्घकालीन संपत्तियां जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, जिनको हम देख नहीं सकते, वो कौन सी होंगी? अभी पहले इसे क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में बात करी थी आप लोगों से। कौन सी संपत्तियां हो जाती हैं? वो हो जाती हैं अमूर्त संपत्तियां। अमूर्त संपत्तियों का एग्जाम्पल कौन सा भी हमने पढ़ा था? गुडविल। गुडविल के बारे में पढ़ा था कि गुडविल क्या हो जाती है? उसका वैल्यूएशन तो होता है, साथ ही उसका मूल्य भी होता है, वैल्यू होती है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, जो आपकी लॉन्ग टर्म ऐसी एसेट जिसका कोई भी फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता, वो हो जाती है अमूर्त संपत्तियां, इंटेंगिबल एसेट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसी संस्था के व्यय, लाभ और हानि किस खाते में दर्ज किए जाते हैं या दिखाए जाते हैं? द एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट? करंट एसेट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि किसी संस्था के जो भी एक्सपेंसेस हैं, व्यय हैं, उसके जो लाभ होंगे और या उसकी जो हानियां होंगी वो किस खाते में, किस अकाउंट में दिखाए जाते हैं? वो दिखाए जाते हैं आपके चालू खाता, व्यक्तिगत खाता, नामांकित खाता, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये खाता बनाया जाता है वो क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है उसी में तो दिखाते हैं हम सारी आय, व्यय, हानि और लाभ को। तो वो कौन सा अकाउंट होता है? वो हो जाता है हमारा नाममात्र का खाता, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। किस तरह के अकाउंट बनते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कितने तरह के अकाउंट बनते हैं, उनके नाम क्या हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अदत्त व्यय क्या है? व्हाट आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस विच आर नॉट पेड ऑफ इन द करेंट बैलेंस शीट। द नेसेसरी परचेजेस दैट कीप ए बिजनेस गोइंग फ्रॉम डे टू डे। टाइप ऑफ एक्सपेंसेस दैट इज ड्यू बट हैज़ नॉट बीन पेड, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन पूछ रहा है जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, एक आपके प्रीपेड हो जाते हैं, दूसरा हो जाते हैं आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो वहाँ पर वो किस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं? व्यय जो वर्तमान बैलेंस शीट में भुगतान नहीं किया गया है, आवश्यक खरीदारी जो किसी व्यवसाय को दिन प्रतिदिन चालू रखती है, व्यय का प्रकार जो देय है लेकिन भुगतान नहीं किया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा था कि अदत्त व्यय क्या होते हैं, तो ऐसे व्यय हो जाएंगे जिनका भुगतान
जो देय हैं लेकिन उनका भुगतान नहीं किया गया है या भविष्य में उनका भुगतान किया जाएगा, तो उसे क्या माना जाता है, अदत्त व्यय माना जाता है। और जिनका भुगतान पहले ही कर दिया जाता है वो हो जाते हैं आपके प्रीपेड। तो यहाँ पर अदत्त के बारे में पूछा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि देय होते हैं, पेएबल होते हैं, लेकिन उनको पेड नहीं किया जाता, नहीं किया गया होता है जब तक कि बैलेंस शीट आपका जो भी वित्तीय वर्ष है, जो भी फाइनेंशियल ईयर है समाप्त होने तक, जबकि आपने अकाउंट्स को अपने बनाया है, बैलेंस शीट को बनाया है, तो वहाँ पर हम उनको दिखाते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वित्तीय लेन देन का अभिलेखन किसका भाग है? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, डाटा एंट्री, जर्नल। क्वेश्चन ने पूछ रहा था जो वित्तीय लेन देनों का हम लिखा करते हैं, रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही जो होते हैं जो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटस है ये जानने के लिए कि हमारे बिजनेस की स्थिति क्या है उसको, तो वो हो जाएगा हमारा किसका भाग? लेखांकन का, पुस्तपालन का, डाटा प्रविष्टि का, रोजनामचा का, तो वो हो जाता है हमारा पुस्तपालन का भाग। ये सबसे पहले जो काम किया जाता है, जो भी हमने ट्रांजैक्शन किए होते हैं उनको हम लिखते हैं, तो बुक कीपिंग में आपका आता है, पुस्तपालन में आता है। पहले बुक कीपिंग होती है, उसके बाद अकाउंटिंग होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक लेन देन की पहचान करना लेखांकन चक्र का कौन सा चरण है? आइडेंटिफाइंग एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इज विच फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट। आपने पढ़ा होगा कि जब हम जो है लिख रहे होते हैं, अकाउंटिंग का काम कर रहे होते हैं, तो एक अकाउंटिंग साइकिल होता है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन की पहचान कर रहे हैं कि वो इकोनॉमिक है या नहीं, क्योंकि वही ट्रांजैक्शंस को हम लिखते हैं या उन्हीं के बारे में हम लिखा करते हैं जो कि हमारे आर्थिक होते हैं, वित्तीय पहलू से जुड़े हुए होते हैं, इकोनॉमिकली ट्रांजैक्शन होते हैं। तो वहाँ पर कौन सा चरण होता है वो? तो वो हो जाता है हमारा फर्स्ट फेज या फिर प्रथम चरण होता है, जहाँ पर हम पहचान करते हैं कि हमारे जो लेखांकन हम कर रहे हैं वो वित्तीय हैं कि नहीं है लेन देन। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी प्लस दायित्व इज इक्वल टू, या पूंजी प्लस देयताएं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? तो इससे पहले जो मैंने आप लोगों को जहाँ पर समीकरण पढ़ाया था, इक्वेशन बताई थी, तो उसी में मैंने आप लोगों से कहा था कि आगे से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग क्या आ सकते हैं। तो वही आपसे पूछा है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेवेन्यू, एसेट, अनअर्न्ड इनकम, वाउचर। तो यहाँ पर जो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होते हैं, आपको याद होगा बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एक हो जाता है लायबिलिटी, दूसरा हो जाता है एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में क्या हो जाता है, हम कैपिटल और लायबिलिटीज़ को दिखाते हैं। एसेट साइड में एसेट जो हमारी अलग अलग तरह की होती हैं, टैंगिबल होती हैं, इंटैंगिबल होती हैं, फिक्स्ड हैं, करंट हैं, फिक्टिशियस हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम एसेट साइड दिखाते हैं। हम कैपिटल और लायबिलिटीज़ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है हमारा बैलेंस शीट का दूसरा साइड, वो क्या है? एसेट है। तो एक आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंपनी की पूंजी कब बढ़ती है? व्हेन डज द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इंक्रीजेस? रैंक्स डिक्रीज, लायबिलिटीज डिक्रीज, रेवेन्यू इंक्रीजेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्रीजेस। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोई कंपनी है उसकी कैपिटल कब बढ़ती है या कब जो है इंक्रीज होती है? आहरण में कमी होने पर, दायित्व में कमी होने पर, आय में वृद्धि होने पर, पूंजी पर ब्याज बढ़ने पर। तो किसी भी कंपनी की पूंजी कब बढ़ेगी? जब उसकी आय में वृद्धि होती है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है, क्योंकि जब हम आय जो दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो हमारा प्रॉफिट निकल करके आता है, तो उसको भी तो हम दिखाते हैं कैपिटल साइड में, तभी उसकी जो है हमारी कैपिटल बढ़ेगी, क्योंकि कैपिटल में टोटल में आपकी वो भी चीज़ें ऐड होती हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, रेवेन्यू इंक्रीजेस। डैश इज द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ ए बिजनेस। डैश पुस्तकों और अभिलेखों या व्यवसाय की एक व्यवस्थित परीक्षा है। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो हम व्यवस्थित तरीके से करते हैं, जिसमें हम जो बुक्स होती हैं, अकाउंट्स होते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हमने रखे होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी संस्था में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो वो कौन से होते हैं? ऑडिटिंग, वॉचिंग, वेरिफिकेशन, चेकिंग, अंकेक्षण, प्रमाणन, सत्यापन या फिर जांच। किस चीज़ में हम पुस्तकों अभिलेखों का एक क्रमबद्ध जो है परीक्षण करते हैं, एक सिस्टमैटिक जो है उसका एग्जामाइन करते हैं, उसके बाद कोई निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है हमारा अंकेक्षण में। अंकेक्षण के कार्य जब हम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम जो संस्था की बुक्स होती हैं, किसी बिजनेस की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, उन बुक्स को सारी चेक किया जाता है। जो भी लेजर रखे गए हैं, जर्नल रखे गए हैं, जो भी अकाउंट्स बनाए गए हैं, उसके बेसिस पर ये डिसीजन लिया जाता है कि वो जो आपने बुक्स बनाई हैं, संस्था की बुक्स रखी गई हैं, वो एक्चुअल में संस्था की उस स्थिति को जो उन बुक्स में दिखाया गया है वो सहीता दर्शा रही हैं या नहीं दर्शा रही, दिखा रही हैं या नहीं दिखा रही हैं। वो किससे पता चलता है? हमको अंकेक्षण से पता चलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑडिटिंग, अंकेक्षण। और जो साथ में प्रमाणन दे रखा है, सत्यापन है, जांच, ये तीनों ही चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती हैं? अंकेक्षण में आ जाती हैं।
अंकेक्षण का कार्य जो किया जाता है वो प्रमाणन के ज़रिए ही किया जाता है। जो वाउचर्स होते हैं, जो प्रमाणक होते हैं, रिसिप्ट्स होती हैं, उनके ज़रिए ही ये देखा जाता है कि जो आंकड़े रखे गए हैं, जो भी हमने एंट्रीज़ करी हैं, जो जर्नल रखा है, जो अकाउंट्स बनाए हैं, वो सही हैं या नहीं सही हैं। सत्यापन में ये देखा जाएगा वेरिफिकेशन में कि जो भी एसेट्स हैं संस्था की, जो कंपनी की एसेट्स हैं, जो उसकी बैलेंस शीट में दिखा रहा है कितनी है, एक्चुअल में उतनी ही वैल्यू के एसेट हैं भी या नहीं हैं, फिज़िकली हैं भी या नहीं हैं, उनकी उतनी वैल्यू है या नहीं है, तो वो हम वैल्यूएशन करते हैं उसका और वेरिफिकेशन करते हैं। और चेकिंग या जांच, इसमें भी यही चीज़ें आ जाती हैं कि जो भी संस्था में किसी तरह का कोई कपट फ्रॉड तो नहीं हो रहा है या सही ढंग से काम हो रहा है, अगर फ्रॉड है तो उसको देखना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये तीनों ही किस में आता है, ये अंकेक्षण में ही आ जाता है हमारा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑडिटिंग अंकेक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट इशूड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डैश। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए अंकेक्षण के निर्देश पे होने वाला डैश अंकेक्षण है। यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन सा अंकेक्षण होता है या कौन सा ऑडिट होता है जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, उसके आदेश पर होता है या वो कहता है या वो उसके निर्देश होते हैं कि इस तरह का ऑडिट होना चाहिए, किस तरह का अंकेक्षण हो जाएगा। स्टेटरी ऑडिट, वैधानिक अंकेक्षण, फाइनल ऑडिट, अंतिम अंकेक्षण, मैनेजमेंट ऑडिट, प्रबंधकीय अंकेक्षण, गवर्नमेंट ऑडिट, सरकारी अंकेक्षण। तो इन चारों अंकेक्षण में से जो अंकेक्षण के प्रकार होते हैं, बहुत तरह का अंकेक्षण होता है, ऑडिट होता है, तो उसी में पूछ रहा है कि ये वाला ऑडिट जो उन्होंने पूछा है, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के आदेश पर होता है, वो कौन सा ऑडिट हो जाता है, तो वो हो जाएगा आपका सरकारी अंकेक्षण यानी गवर्नमेंट ऑडिट। जो सरकार होती है, क्योंकि एक निजी व्यय होते हैं, कुछ आपके हो जाते हैं सरकारी व्यय या लोक व्यय जिसे बोला जाता है, तो वो बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं। जिस तरह एक फैमिली में एक घर को चलाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम होती है, तो गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के भी जो सारे काम होते हैं, बजट बनाया जाता है, बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं, तो उन सारा का भी लेखा रखा जाता है। तो ये देखना है कि वो सही ढंग से रखा गया है या नहीं हुआ है, तो उसका भी ऑडिट कराया जाता है। तो वो ऑडिट किसके आदेश पर कराया जाता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के आदेश पे किया जाता है। तो उस तरह का ऑडिट क्या हो जाता है, सरकारी अंकेक्षण हो जाता है, गवर्नमेंट ऑडिट कहलाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइंड ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड जनरली बिटवीन टू एनुअल ऑडिट। इस तरह का ऑडिट आमतौर पर दो वार्षिक ऑडिट डैश के बीच किया जाता है। मोस्टली जो ऑडिट होता है वो वर्ष के अंत में ही होता है, जब वर्ष समाप्त हो रहा होता है। तो जब 2 वर्ष समाप्त हो रहे हैं तो उसके बीच में जो ऑडिट किया जा रहा है वो कौन सा ऑडिट हो जाता है, इंटरनल ऑडिट, आंतरिक अंकेक्षण, इंटरिम ऑडिट, अंतरिम अंकेक्षण, फाइनल ऑडिट, अंतिम अंकेक्षण, कंटिन्यूअस ऑडिट, सतत अंकेक्षण। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑडिट होता है जो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, वो अंतरिम अंकेक्षण होता है, इंटरिम ऑडिट होता है। तो इंटरिम ऑडिट क्यों किया जाता है, कभी कभी जैसे कि वर्ष के बीच में ही लाभांश है, इंटरिम डिविडेंड भी जिस तरह बोलते हैं उसे, अंतरिम लाभांश जो होता है, तो कभी कभी वर्ष के बीच में ही हमको जारी करना पड़ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि अपने खातों को, जो भी बैलेंस शीट्स होती है, जितना भी हमारा हुआ है अभी तक की सारी चीज़ें, उसी के अकॉर्डिंग बना लिया जाता है। तो वो हो जाता है हमारा अंतरिम अंकेक्षण, इंटरिम ऑडिट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिफोर द वर्क ऑफ ऑडिट इज कॉमेंस द ऑडिटर प्लान्स आउट द होल ऑफ ऑडिट वर्क इज कॉल्ड डैश। अंकेक्षण का काम शुरू होने से पहले अंकेक्षक पूरे अंकेक्षण के कार्य की योजना बनाता है, उसे डैश कहा जाता है। कोई भी कार्य हम कर रहे होते हैं तो पहले क्या होता है, एक पूरा प्लान तैयार करते हैं हम कि किस तरह से हमें उस काम को करना है। इसी तरह ऑडिटिंग में भी क्या होता है, जो ऑडिटर होता है किसी भी संस्था का, किसी भी बिजनेस का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने से पहले क्या करता है, उसकी पूरी एक योजना तैयार करता है, पूरा एक प्लानिंग तैयार करता है। तो वही योजना या प्लानिंग क्या कहलाती है, ऑडिट प्लान, अंकेक्षण योजना, ऑडिट नोट, अंकेक्षण नोट, ऑडिट रिस्क, अंकेक्षण जोखिम, ऑडिट प्रोग्राम, अंकेक्षण कार्यक्रम। तो क्या कहलाएगी वो, किसी भी जिसकी पूरी योजना तैयार करते हैं तो किस लिए करते हैं, पूरा कार्यक्रम होता है हमारा, पूरा प्रोग्राम होता है, तो क्या कहलाता है हमारा, ऑडिट प्रोग्राम, अंकेक्षण कार्यक्रम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, कि ऑडिट प्रोग्राम जो होता है तैयार करता है पहले ऑडिटर, कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी का भी ऑडिट करने से पहले। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाउचर रिलेट्स टू डैश। प्रमाणक संबंधित हैं। तो अभी पहले मैंने प्रमाणकों के बारे में आपको बताया ही था कि प्रमाणक के क्या होता है। जो प्रमाणन का काम होता है, वॉचिंग का काम होता है, ये देखना है कि जो भी लेखे रखे गए हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो भी एंट्रीज करी गई हैं, वो एक्यूरेट हैं या नहीं, उसमें एक्यूरेसी है या नहीं है, कि सारे जितने भी लेन देन थे सबका लेखा करा गया है या नहीं, सबके रिकॉर्ड्स रखे गए हैं या नहीं, तो और जितने रिकॉर्ड्स रखे गए हैं वो सही है या नहीं, तो ये किसके बेसिस पर चेक किया जाता है, ये वाउचर्स के बेसिस पर चेक किया जाता है, जो प्रमाणक होते हैं। और ये कार्य क्या हो जाता है, ये कार्य वाउचिंग हो जाता है, यानी कि प्रमाणन हो जाता है।
तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि प्रमाणक किससे संबंधित है, कैश रिसिप्ट नगद प्राप्ति बिल्कुल संबंधित है कि किसी भी संस्था में कितनी नगद की कितनी कैश की प्राप्ति हुई है, उसकी रसीदें जो होती हैं, कितना हमने नगद भुगतान किया है, कैश पेमेंट, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नगद लेन देन की जितना भी हमने जो है लेन देन किया होगा, ऑल ऑफ द अबव ये सभी। तो जो प्रमाणक होते हैं इन तीनों ही चीज़ों से रिलेट करते हैं, इन तीनों ही चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिटिंग बिगिंस वेयर डैश एंड्स। अंकेक्षण वहाँ से शुरू होता है जहाँ डैश समाप्त होता है। ये क्वेश्चन आपका जो फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है वहाँ पर भी पूछा जाता है, जो आपको अकाउंटेंसी वाला आएगा वहाँ पर भी वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन वहाँ पर इस तरह से होता है कि लेखाकर्म का कार्य वहाँ से शुरू होता है जहाँ डैश समाप्त होता है। क्या समाप्त होता है? पुस्तपालन, बुक कीपिंग जहाँ समाप्त होती है वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होती है। इसी तरह ये क्वेश्चन यहाँ पर भी आता है कि अंकेक्षण कहाँ से शुरू होता है? जहाँ पर डैश समाप्त होता है। क्या समाप्त होगा? सेलिंग, विक्रय, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, स्कंद मूल्यांकन, अकाउंटिंग, लेखांकन, परचेजेस, क्रय। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ आ जाएगी? तो अंकेक्षण वहाँ से शुरू होगा। भाई अंकेक्षण हम किस चीज़ का कर रहे हैं? ऑडिट हम कर रहे हैं बुक्स का कर रहे हैं, जो एंट्रीज करी, जो रिकॉर्ड्स रखे गए हैं उसी का ही तो ऑडिट हो रहा है। तो जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाएगा हम ऑडिट भी नहीं कर सकते हैं। तो वो कार्य क्या कहलाता है? वो हो जाता है अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन। तो अंकेक्षण वहाँ से शुरू होता है जहाँ लेखांकन समाप्त होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। आप लोग भी साथ साथ ये सॉल्व करते चलिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने आंसर आप लोग के करेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिट मीन्स। ऑडिट का अर्थ है यानी कि अंकेक्षण का अर्थ है व्यापारिक लेन देन की रिकॉर्डिंग, अंतिम खातों की तैयारी, पुस्तकों, खातों, वाउचर आदि की जांच करना या फिर अंतिम खाते तैयार करना। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ऑडिट का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, अकाउंट्स, वाउचर्स etc, प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। तो आपको बताना है कि ऑडिट क्या होता है, अंकेक्षण क्या होता है। समझ लीजिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन ही आपसे पूछ रहा है, या ये चीज़ समझ लीजिए कि ऑडिट में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। व्यापारिक लेन देन की रिकॉर्डिंग का काम करना या लिखना, किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना ऑडिट का काम नहीं होता। अंतिम खातों की तैयारी करना भी ऑडिट का काम नहीं होगा। फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं वो अकाउंटेंट के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जो लेखापालक जिसे बोलते हैं, जो जिसकी तैयारी आप ही लोग कर रहे हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट की, तो वही चीज़ आ जाएगा। पुस्तकों, खातों, वाउचर आदि की जांच करना, ये काम होता है ऑडिट का, अंकेक्षण का, कि पुस्तकें जो हम रख रहे हैं, बुक्स जो रखी गई हैं, अकाउंट्स जो बनाए गए हैं, जो वाउचर्स हैं किसी भी संस्था के, उसकी जांच करना और ये देखना कि जो भी चीज़ें एंट्रीज की गई हैं, बुक्स जो भी स्थिति किसी भी व्यवसाय की बिजनेस की दिखा रही हैं वो एक्चुअल में सही है या नहीं सही है, जिससे कि जिस भी उद्देश्य से अंकेक्षण का कार्य कराया जा रहा होता है, जो भी पर्पस से अंकेक्षण हो रहा होता है, ऑडिट कराया जा रहा होता है, तो उसके लिए हेल्पफुल हो सके और सही चीज़ को बताया जा सके। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? होगा ऑप्शन सी, पुस्तकों, खातों, वाउचर आदि की जांच करना, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, अकाउंट्स, वाउचर्स etc। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑफ लैंड इज ए डैश। भूमि की बिक्री एक डैश है। तो किसी संपत्ति को बेचने की बात यहाँ हो रही है। कौन सी संपत्ति है? लैंड यानी कि भूमि है, उसको अगर हम बेच रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा? रेवेन्यू रिसिप्ट होगी, राजस्व प्राप्ति है, कैपिटल रिसिप्ट है, पूंजीगत प्राप्ति है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व व्यय है। तो जो अगर हम भूमि को बेच रहे हैं तो किस प्रकार का प्राप्ति है या व्यय है, पहले तो यही समझ लेते हैं। भूमि को बेचने से क्या होगा? बिक्री कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो इनकम होगी, कैश आएगा। भूमि जा रही है तो बदले में कैश आएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा? ये तो प्राप्ति है, रिसिप्ट है। अब ये देखना है कि रिसिप्ट किस तरह की है, रेवेन्यू है या कैपिटल रिसिप्ट है। तो यहाँ पर ये भूमि क्या है हमारी? एक कैपिटल एसेट होते आती है, आपकी फिक्स्ड एसेट है ये भूमि जो है, तो ये क्या हो जाएगी? कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी, पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा उसको तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को समझा करिए, आसान रहता है। पहले तो हमने ये समझ लिया कि बिक्री हो रही है, सेल हो रही है, तो कुछ हमारे पास कैश आ रही है, तो ये पहला क्या हो जाएगा? ये रिसिप्ट है, एक्सपेंडिचर नहीं है ये हमारा रिसिप्ट हो जाएगा। उसके बाद अब ये देखना है कि किस चीज़ की हो रही है। अगर जो चीज़ आपकी सीधे व्यवसाय के संचालन ऑपरेशन से रिलेटेड हो जाती है, जैसे कि स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वो राजस्व रेवेन्यू हो जाएगी। लेकिन किसी संपत्ति की अगर बात की जा रही है तो वो हो जाती है कैपिटल। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त संचय डैश द्वारा बनाया जा सकता है। सीक्रेट रिजर्व कैन बी क्रिएटेड बाय डैश। पब्लिक लिमिटेड कंपनी ओनली, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज ओनली, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओनली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो गुप्त संचय जो सीक्रेट रिजर्व बनाया जाता है, एक आपका जनरल रिजर्व हो जाता है, प्रोविजंस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो सीक्रेट रिजर्व की बात हो रही है, जो संस्था की बुक्स में नहीं दिखाया जाता लेकिन बनाया जा रहा होता है, तो कौन सी कंपनी के लिए बनाने में क्या होता है? वो वैध हो जाता है, लीगल होता है। केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनी,
केवल बैंकिंग और वित्तीय कंपनियां, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सहकारी समितियां। तो यहाँ पर जो गुप्त संचय है, सीक्रेट रिजर्व रखा जा रहा है, वो बैंकिंग और वित्तीय कंपनियां जो होती हैं उनके द्वारा बनाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर डैश। प्रारंभिक व्यय डैश के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पर नीचे संपत्तियां दे रखी हैं, तो समझ लीजिए आपको क्या पता लगाना है। आपको ये पता लगाना है जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो किस तरह के एसेट होते हैं, किस तरह की संपत्ति होते हैं। फिक्टिशियस एसेट, काल्पनिक संपत्ति, इंटेंगिबल एसेट, अमूर्त संपत्ति, वेस्टिंग एसेट, क्षय संपत्ति, फ्लोटिंग एसेट, निर्गमित संपत्ति। यहाँ पर जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं कहाँ दिखाए जाते हैं? आपको याद होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी एसेट दो साइड होते हैं। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो एसेट साइड में दिखाए जाते हैं। एसेट साइड में जो नीचे हम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दिखाते हैं उसके अंतर्गत हम जो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को दिखाते हैं। तो कौन से एसेट हो जाते हैं? वो काल्पनिक संपत्ति होते हैं, फिक्टिशियस एसेट होते हैं, एक्चुअल में नहीं होते हैं। लेकिन मेनली जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं क्या, जो हम जो कंपनी का सम्मेलन हो रहा होता है, इनका ऑपरेशन होता है तो उससे पहले जो व्यय किए जाते हैं वो सब प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है प्राइमरी एक्सपेंसेस हैं या प्रारंभिक हैं, स्टार्टिंग में किए जा रहे हैं, तो वो किस तरह के हो जाएंगे? वो हो जाती हैं काल्पनिक संपत्ति हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑडिटर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय डैश। एक सरकारी कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति डैश द्वारा की जाएगी। यहाँ पर बात हो रही है कि कोई सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनीज भी होती हैं, तो उसमें जो ऑडिटर होता है तो उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसे अपॉइंट कौन करेगा? द गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ, स्वयं सरकारी कंपनी, द सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार, द शेयर होल्डर्स अंशधारक, द डिबेंचर होल्डर्स ऋण पत्र धारक। तो यहाँ पर जो सरकारी कंपनी होगी उसके अंकेक्षक नियुक्ति कौन करेगा? उसके अंकेक्षक की नियुक्ति करती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, केंद्र सरकार जो होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रोकड़ बही के अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य डैश हो सकता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ द कैश बुक में बी। यहाँ पर बताना है जो रोकड़ बही होती है उसका जो अंकेक्षण ऑडिट किया जा रहा होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है? टू वेरीफाई द एसेट एंड लायबिलिटीज, टू नो दैट ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हैव बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, टू चेक द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन बिजनेस, टू चेक द बैंक बैलेंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछ रहा है जो कैश बुक होती है उसका जो ऑडिट होता है तो क्यों किया जाता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑडिट करने का? कैश बुक की संपत्ति और देनदारियों को सत्यापित करने के लिए ये देखना कि जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं वो एक्चुअल में है या नहीं, उनको वेरीफाई करना। ये जानने के लिए कि सभी प्राप्तियां भुगतान ठीक से रखे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है आपकी कि जो रोकड़ बही होती है, कैश बुक होता है, उसमें मेन चीज़ यही देखी जाती है कि जो भी प्राप्तियां हैं हमारी, जो भी हमें रिसिप्ट हैं और जितना जो भी हमारे पेमेंट्स हैं वो सब एक्चुअल में सही ढंग से रखे गए हैं या नहीं रखे गए। तो कि रोकड़ बही जो कैश बुक होती है उसमें सभी यही लेन देन तो रखे जाते हैं, कितना भुगतान किया गया और कितनी प्राप्ति हुई है, कितना रिसीविंग है और कितना पेमेंट है। व्यापार में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की जांच करने के लिए और बैंक बैलेंस चेक करने के लिए, तो मेन जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो यही चेक करना हो जाता है कि ये जानने के लिए कि भुगतान ठीक से रखे गए हैं या नहीं, और सही प्राप्तियां हुई, रिसिप्ट जो है वो सही ढंग से आई हैं या नहीं आई हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड बाई। आवासीय स्थिति को डैश के लिए निर्धारित किया जाता है। यानी कि आपको ये बताना है रेजिडेंशियल स्टेटस कहाँ इसकी बात आती है। जब इनकम टैक्स हम लगा रहे होते हैं तो वहाँ पर ये देखना, क्योंकि जो हमारा टैक्स लगाया जाता है वो रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर लगाया जाता है, ना कि नागरिकता के बेस पर। हो सकता है कि किसी वर्ष में कि कोई व्यक्ति भारत में नागरिक हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इनकम टैक्स के पर्पज़ से भी वो इनकम का जो उसकी वो भारत में टैक्सेबल हो, इसलिए जो उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता ही होगा रेजिडेंशियल स्टेटस 3 तरह किया जाते हैं, आपको पता ही होगा। एक हो जाता है निवासी, अनिवासी और असाधारण निवासी। तो यहाँ पर जो आवासीय स्थिति के किस वर्ष के लिए निर्धारित की जा रही है, तो आपको पता होगा कि जो हम टैक्स लगाते हैं वो गत वर्ष की इनकम पर लगाते हैं इस कर निर्धारण वर्ष में। यानी कि जो अभी आपका कर निर्धारण वर्ष चल रहा है, जो असेसमेंट ईयर चल रहा है 2022-23, इसमें आप किस वर्ष की इनकम पर टैक्स लगाएंगे? आप लगाएंगे जो हमारी 21-22 की इनकम हुई, 2021-2022, कब से 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की इनकम जो होगी हमारी, उस इनकम पर हम टैक्स लगाएंगे। कब लगाएंगे? 2022-2023 में। तो यहाँ पर जो टैक्स लगाया जाता है तो वो गत वर्ष के आधार पर लगाया जाता है। तो आवासीय स्थिति जो उसकी निर्धारित की जाती है वो भी गत वर्ष की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत कराधान किस डैश पर निर्भर करता है? अंडर द इनकम टैक्स एक्ट द इंसिडेंट ऑफ टैक्सेशन डिपेंड्स ऑन डैश। द सिटीजनशिप ऑफ द टैक्स पेयर, द एज ऑफ द टैक्स पेयर, द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द टैक्स पेयर, द प्रोफेशन ऑफ द टैक्स पेयर। तो आपको ये बताना है जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें जो हम टैक्स लगा रहे होते हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है?
करदाता की नागरिकता पर, उसकी आयु पर, उसके आवासीय स्थिति पर, उसके पेशे पर। तो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उसकी आवासीय स्थिति पर। इससे पहले के क्वेश्चन उन्होंने देखा था कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो उसकी आवासीय स्थिति होती है कि रेजिडेंशियल स्टेटस होता है कि जिस वर्ष में, जिस गत वर्ष में, प्रीवियस ईयर का हम उसकी इनकम को देख रहे हैं, उस वर्ष में भारत में निवासी था या नहीं था, रेजिडेंशियल था, नॉन रेजिडेंशियल था, किस तरह का निवासी था। उसी के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि उसकी इनकम को हम उसकी जो टोटल इनकम निकालो उसमें ऐड करेंगे या नहीं ऐड करेंगे, किसी पर्टिकुलर इनकम को, क्योंकि 5 हेड होते हैं आपके इनकम के, आपको पता होगा। तो उन 5 हेड में से किसी भी हेड की जो इनकम है वो भारत में जोड़ी जाएगी उसकी आय में या नहीं जोड़ी जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो जो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, आय का अधिनियम डैश को लागू हुआ। ये तो हमें पता है कि आय का अधिनियम बना था 1961 में, नाम ही के साथ उसके ऐड है 1961 आय का अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पर ये लेकिन पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि कब जो है लागू हुआ था। तो यहाँ पर जो लागू हुआ था वो 1 अप्रैल 1962 को लागू हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की और वीडियोस के लिए भी। और किसी तरह का कोई सजेशन हो, कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फैक्ट सेट में। थैंक यू।